सो व्हाट आर द कॉमन इन्फेक्शंस इन द डायबिटिक पेशेंट्स? सबसे कॉमनली हम देखते हैं कि अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं, पेरियोडेंटल ओरल इन्फेक्शंस होते हैं, जेनेटो यूरिनरी एब्डोमिनल इन्फेक्शंस एंड समटाइम्स स्किन, सॉफ्ट टिश्यू एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डायबिटिक फुट ulcers or diabetic foot infections is very common in diabetic patients. So these are the common infections. There are some rare infections which are exclusively to the diabetic patients, which is mostly seen in the diabetic patients. जैसे कि आपने अभी बात करी डायबिटिक फुट इन्फेक्शंस है, कुछ ईयर के इन्फेक्शंस होते हैं जिसे मलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना कहते हैं, हम आगे देखेंगे। इसके अलावा म्यूकोरमाइकोसिस होता है, एम्फाइसीमेटस पाइलोनेफ्राइटिस एंड गैंग्रीनस कोलिसिस्टाइटिस। तो ये सब बहुत ही रेयर इन्फेक्शंस है जो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली देखा जाता है कि डायबिटिक पेशेंट्स में ही ज़्यादा देखे जाते हैं। सो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस कॉमन होते हैं आजकल। लास्ट विंटर्स, अभी जो विंटर्स चल रहे हैं 2-3 महीने से, हमने देखा कि काफ़ी सारे पेशेंट्स में वायरल इन्फेक्शंस, फ्लू के इन्फेक्शंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। तो ये सब नॉर्मल इन्फेक्शंस नॉर्मल सभी लोगों को होते हैं, बट यही इन्फेक्शन जब डायबिटिक पेशेंट्स में होते हैं तो बिकॉज इम्यून रिलेटेड डिफेक्ट्स होते हैं, इम्यूनिटी कम होती है, तो ये गंभीर रूप धारण कर लेते हैं। कई बार जो नॉर्मल वायरल बैक्टीरियल फ्लू टाइप्स इलनेसेस होती है, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं, ये इन्वेजिव रूप धारण कर लेते हैं और ओटाइटिस मीडिया यानी कि कान का इन्फेक्शन तक कर देते हैं। कान में पस वगैरह आना, कान से पस निकलना, कान में सुनने की शक्ति कम हो जाना, तो यह सब गंभीर एक इन्फेक्शंस का रूप धारण हो सकता है। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी शुगर्स कंट्रोल रखें, और जब ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं तो हमें एडमिट होकर आईवी एंटीबायोटिक्स लगानी पड़ती है और कई बार सर्जिकल डिब्राइटमेंट भी जरूरत पड़ती है। सेकेंड इन्फेक्शन जो होता है साइनसिस में, राइनोसेरेब्रल म्यूकोमाइकोसिस होता है, विच इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग फंगल इन्फेक्शन, जिसे हम ब्लैक फंगस के नाम से जानते हैं। इसका कॉज यूजुअली म्यूकोरमाइकोसिस राइजोपस फंगस होती है। एंड ये प्रेजेंट कैसे करता है? अगर कभी भी फेस पे भारीपन हो, फेस में पेन हो, आंखों में दर्द हो, नाक में स्टफीनेस हो, नाक बंद हो, या थकान या बहुत ही तेज बुखार हो, तो यह एक साइन हो सकता है कि कोई आपको साइनस का इन्फेक्शन हो। और अगर वो सिक्रीशंस में, आपके जो नाक से सिक्रीशन निकलते हैं उसमें ब्लैक कलर का मटेरियल अगर बाहर आता है, तो ये बहुत ही हाई रिस्क है कि इट कैन बी ब्लैक फंगस और एक म्यूकोरमाइकोसिस हो सकता है, जिसका डायग्नोसिस बायोप्सी पे ही कंफर्म होता है। एक नेक्रोटिक टिश्यू मिलता है हमें, और इसका सर्जिकल डिब्राइटमेंट बहुत आवश्यक है, और आईवी एंटी फंगल जैसे कि एम्फोटेरेसिन भी दिया जाता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, फेस पे एक ब्लैक कलर का डिस्कलरेशन हो गया है, एंड दिस इज द डिस्चार्ज विच इज देयर इन द साइनसेस, और ये एक आपकी आंखों को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, इवन आपके ब्रेन तक पहुंच सकता है। तो जितना हम अर्ली इसको कैच कर सकते हैं उतना इसका जल्दी ट्रीटमेंट किया जा सकता है। जितना लेट कैच होता है उतना ही रिस्क होता है कि हम अपने आईज को खो सकते हैं और अपने ब्रेन के इन्फेक्शंस को पहुंचने से नहीं रोक सकेंगे, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग साबित हो सकता है। Next is, after sinuses and the upper respiratory, we have the lower respiratory tract infections like pneumonia and influenza. So all the diabetic patients are 4 times more likely to die from the pneumonia or influenza rather than non-diabetic patients. डायबिटिक जितने भी मधुमेह से ग्रसित लोग हैं, अगर वो अपनी शुगर कंट्रोल नहीं रखते हैं, तो ये नॉर्मल जो निमोनिया, इन्फ्लुएंजा जो हमारे नॉर्मल 4-5 दिन की एंटीबायोटिक से ठीक हो जाते हैं, वो डायबिटीज़ में गंभीर रूप धारण कर लेते हैं और एक लाइफ थ्रेटनिंग, एक जानलेवा साबित होते हैं। कई तरह के इन्फेक्शंस होते, बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और वायरसेस होते हैं जो कि ये निमोनियास करते हैं, और इसीलिए एवरी डायबिटिक पेशेंट शुड गो फॉर वैक्सीनेशन। प्रिवेंशन सबसे इम्पॉर्टेंट हथियार है हमारा इसमें। तो अगर हम न्यूमोकोकल और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन ईयरली लेंगे तो हम इन सभी इन्फेक्शन से बच के रह सकते हैं। नेक्स्ट इज द ओरल इन्फेक्शन, दैट इज ऑल्सो नोन एज पेरियोडोंटाइटिस। So risk of oral infection in diabetic is 2 to 4 times than the risk in the non-diabetic patients. So again,
डायबिटीज़ में 4 गुना रिस्क होता है डेंटल इन्फेक्शंस का, और इस वजह से कई बार गम ब्लीडिंग रहती है और दाँत हिलने की वजह से कई बार टूट सकते हैं और न्यूट्रिशन की अभाव हो सकता है। The other specific infection in diabetic patient is इन्वेजिव और malignant otitis externa, जिसमें हमारे जो ईयर का बाहर का पिन्ना होता है इसमें सूजन आ जाती है, and 90% of patients with this infection are diabetic. Risk factors are again impaired control of the glucose, some patients who are going swimming or who are elderly, एंड जो हियरिंग एड यूज़ करते हैं अगर हम उसकी साफ सफाई नहीं रखेंगे तो यह इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन हो जाता है। इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है एक तरह का बैक्टीरिया जिसे हम स्यूडोमोनास के नाम से जानते हैं, जो यूजुअली हॉस्पिटल एक्वायर्ड होता है, बट कई बार अच्छी हाइजीन नहीं रखने की वजह से भी ये इन्फेक्शन हम कैच कर सकते हैं। इसमें हम देखते हैं कि बाहरी जो हमारा ईयर होता है, ईयर पिन्ना होता है, इसमें सूजन आ जाती है, दर्द होता है और काफ़ी ज़्यादा अल्सरेशंस वगैरह हो सकते हैं। इसके लिए एंटीबायोटिक्स लंबी देनी होती है और शुगर का कंट्रोल रखना होता है। दी अदर इन्फेक्शंस वी हैव इज जेनाइटो यूरिनरी इन्फेक्शंस। जैसा कि हमने जाना कि शुगर की मात्रा बढ़ने की वजह से यूरिन एक अच्छा मीडिया बन जाता है बैक्टीरियल या फंगस की ग्रोथ के लिए, जिसकी वजह से कई बार डायबिटिक पेशेंट्स में सेंसेशन कम होने की वजह से महसूस नहीं होता है कि कोई यूरिन में जलन है या यूरिन में पेन है, और फिर भी उनमें इन्फेक्शंस हो जाते हैं जिसे हम एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरियूरिया के नाम से जानते हैं, जो कि डायबिटिक पेशेंट्स में बहुत ही कॉमन होता है। सो इसके कई बार साइंस सिम्टम्स नहीं भी होते हैं और यूरिन स्क्रीनिंग पर ही हमें मालूम होता है कि यह एक बैक्टीरियल कल्चर में हमारे बैक्टीरियल ग्रोथ आती है और उसके आधार पे सेंसिटिविटी के आधार पे हम एंटीबायोटिक से इसको ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा यूरिन ब्लैडर कई बार कंटिन्यूअस या क्रोनिक यूरिन इन्फेक्शंस की वजह से यूरिन ब्लैडर में सूजन आ जाती है जिसे हम सिस्टाइटिस के नाम से जानते हैं। सो इस सिस्टाइटिस के लिए भी हमें कुछ लंबे समय तक एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती है और शुगर को कंट्रोल रखना पड़ता है। कई बार ये इन्फेक्शंस हमारे कुछ डायबिटीज़ से संबंधित जो हमारी दवाइयाँ होती है जो आजकल काफ़ी कॉमनली यूज़ करते हैं हम SGLT2 इनहिबिटर्स, जैसे डापाग्लिफ्लोजिन या एम्पाग्लिफ्लोजिन, जब हम यह दवाई लेते हैं तो हमें हमेशा इसके साथ पानी का इंटेक अच्छा रखना चाहिए और अपना पर्सनल हाइजीन भी अच्छा रखना चाहिए। अगर हम पानी का इंटेक कम रखते हैं या अपनी साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं तो हमें यूरिन इन्फेक्शन या जेनाइटल इन्फेक्शंस हो सकता है, क्योंकि यह दवाई हमारी शुगर हमारे यूरिन के रास्ते बॉडी से बाहर निकालती है और इस तरीके से यह हमारी शुगर को कंट्रोल करती है। तो शुगर यूरिन में बढ़ने की वजह से अगेन यूरिन एक अच्छा मीडिया बन जाता है बैक्टीरियल फंगल ग्रोथ के लिए और जेनाइटल यूरिनरी इन्फेक्शंस का रिस्क बढ़ जाता है। सिर्फ हमारे एक अच्छे पर्सनल हाइजीन रखने से और पानी का इंटेक अच्छा रखने से हम इस रिस्क को प्रिवेंट कर सकते हैं। कई बार हमने देखा है कि एक सिंपल यूरिनरी इन्फेक्शन डायबिटिक पेशेंट्स में असेंड कर जाता है किडनीज तक और वहाँ किडनीज को भी इन्फेक्ट कर देता है, जिसे हम पाइलोनेफ्राइटिस के नाम से जानते हैं। सो ये पाइलोनेफ्राइटिस किडनी में पस वगैरह कर देता है और इसमें एंटीबायोटिक्स हमें लंबी देनी पड़ती है, अराउंड 6 वीक्स की एंटीबायोटिक्स चलती है। कई बार ये पाइलोनेफ्राइटिस एम्फाइसीमेटस जैसे कि एयर बबल्स आ जाते हैं और यह एक लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन होता है और इसमें हमें एडमिट होके कई वीक्स तक एंटीबायोटिक्स लेनी होती है और कई बार आपकी किडनी को भी डैमेज हो जाता है और इस वजह से किडनी को निकालना पड़ता है और नेफ्रेक्टोमी करनी पड़ती है। नेक्स्ट इज दी एब्डोमिनल इन्फेक्शंस। एब्डोमिनल इन्फेक्शंस में हमने गॉल ब्लैडर में सूजन आ जाती है कई बार, जिसे हम कोलेसिस्टाइटिस कहते हैं, जो यूजुअली गॉल ब्लैडर में स्टोन की वजह से होता है। यह इन्फेक्शंस काफ़ी कॉमन होता है, बट यही सेम इन्फेक्शन डायबिटिक पेशेंट्स में गैंग्रीनस कोलेसिस्टाइटिस के नाम से हो जाता है, जिसे हम फल्मिनेंट या सिवियर फल्मिनेटिंग गैंग्रीनस कोलेसिस्टाइटिस के नाम से जानते हैं। सो ये डायबिटिक पेशेंट में गैंग्रीन कर देता है और फिर गॉल ब्लैडर अगेन निकलवाना पड़ता है, कोलेसिस्टेक्टोमी और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स
लेनी होती है। नेक्स्ट इज स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस। सो डायबिटिक पेशेंट्स में बिकॉज कई सारे स्किन कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ड्राइनेस ऑफ स्किन हो जाती है, इचिंग रहती है, एंड कई स्किन इन्फेक्शंस भी बहुत कॉमन होते हैं। सबसे कॉमन होते हैं हमारे नॉर्मल जो फंगल इन्फेक्शंस होते हैं। सो अगर हमारी शुगर कंटिन्यूस 200, 250, 300 के ऊपर रह रही है और काफ़ी दिनों से ऐसा हो रहा है, तो हमें तुरंत अपने डॉक्टर को दिखा के और शुगर कंट्रोल करवाना चाहिए अपने डाइट से, अपनी एक्सरसाइज से, या इंसुलिन और अन्य मेडिसिन के द्वारा। नहीं तो हम इन स्किन इन्फेक्शन से ग्रसित हो सकते हैं। सो स्किन इन्फेक्शंस में होते हैं सेलुलाइटिस, पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीजेज और टीनिया और अदर फंगल इन्फेक्शंस। कई बार ऐसे मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टैफ ऑरियस, जो कि एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म होता है, इसका इन्फेक्शन भी काफ़ी कॉमनली देखा गया है डायबिटिक पेशेंट्स में। सो इंटरट्राइगो एक तरह की फंगल इन्फेक्शन होता है जो कि हमारे उन जगहों पे होता है जो कि बंद होते हैं, जो जहाँ पर कभी काफ़ी पसीना वगैरह आता है, जिसे हम आम भाषा में बगल लगना या जांग लगना कहते हैं। जैसे कि आर्म पिट्स में और हमारी जांघों में, हमारे ग्रॉइन में फंगल इन्फेक्शंस हो जाता है। इसमें सिवियर इचिंग होती है, रेडनेस होती है, और कई बार हम नॉर्मल केमिस्ट पे जाते हैं और उससे इचिंग के लिए दवाई ले लेते हैं, जो कि स्टेरॉइड्स मिल जाती है, और स्टेरॉइड्स की वजह से ये और फल्मिनेटिंग रूप धारण कर लेता है और फैल जाता है। तो हमें हमेशा डॉक्टर को दिखाना चाहिए और एक एंटी फंगल लेनी चाहिए, और एंटी फंगल भी आजकल कुछ हफ्ते तक लेनी होती है, 4 से 6 हफ्ते तक, तभी यह इसको जड़ से ख़त्म कर सकती है। एक दूसरा लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन होता है नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस, जो कि डीप स्किन इन्फेक्शंस में काउंट होता है, एंड ये कुछ स्पेशल गैस फॉर्मिंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि क्लोस्ट्रीडियम और स्टैफ ऑरियस की वजह से और अन्य एनोरोबिक बैक्टीरिया की वजह से होता है। इसमें हम देखते हैं कि एग्जामिनेशन पे काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग होती है, सिवियर पेन होता है, और कई बार वहाँ प्रेस करने पे क्रेपिटेशंस जैसे कि आवाज़ आती है, जो कि गैस फॉर्मेशंस की वजह से होता है। यह एक बहुत ही सीरियस तरह का इन्फेक्शन होता है, और इसको अगर जल्दी ही कैच नहीं किया जाए और अगर इसका इलाज जल्दी नहीं किया जाए, तो अगेन एंटीबायोटिक्स नहीं लेने की वजह से इसमें एम्पुटेशंस की भी नौबत आ सकती है। जो हमारे सबसे कॉमन इन्फेक्शन डायबिटीज़ में देखे जाते हैं वो है डायबिटिक फुट इन्फेक्शंस। दे आर द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन इन द डायबिटिक पेशेंट्स। ऐसा क्यों है? क्योंकि पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, जिसकी वजह से हल्के फुल्के घाव भी हम गंभीर रूप धारण कर लेते हैं, अल्सर्स वगैरह बन जाते हैं, डीप वुंड बन जाते हैं, और ब्लड सप्लाई अभावित होने की वजह से माइक्रोवैस्कुलर जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, वैस्कुलर इनसफिशिएंसी होने की वजह से पुअर कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स होती है वहाँ पर, और पुअर ब्लड फ्लो होता है, पुअर न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती, और सारे तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्फेक्शंस उस समय वहाँ डैमेज कर सकते हैं और एक नुकसान पहुँचा के गंभीर बीमारी, गंभीर इन्फेक्शन, गंभीर वुंड उसको क्रिएट कर सकते हैं। कई बार ये वुंड बोन को भी इन्वॉल्व कर लेता है, जिसे हम ऑस्टियोमाइलाइटिस के नाम से जानते हैं, और इसमें हो सकता है कि आपको एम्पुटेशन करवानी पड़े और ये लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन साबित हो सकता है। सो जो स्पेक्ट्रम जो है फुट इन्फेक्शंस का वो बहुत ही बड़ा है। वहाँ छोटे-मोटे सेलुलाइटिस, सुपरफिशियल इन्फेक्शन से क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस तक जा सकता है, और इसमें स्किन, सॉफ्ट टिश्यू, बोन, फैट सभी की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। और डायबिटिक न्यूरोपैथी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर हम शुगर कंट्रोल नहीं करते हैं तो हमारी न्यूरोपैथी की वजह से यह जो इंसिडेंट्स होते हैं ट्रॉमा के, ये अनरिकग्नाइज चले जाते हैं। कई बार हमें महसूस भी नहीं होता है कि कोई घाव है, कोई छोटा मोटा अल्सर वगैरह है, और वो मिस हो जाता है, और उसकी वजह से ये गंभीर रूप धारण कर लेता है और इन्फेक्शन बड़ा हो सकता है। सो डायबिटिक फुट इन्फेक्शंस ऐसे दिखते हैं, नॉन हीलिंग वुंड्स बन जाते हैं कई बार, और मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स हैव डायबिटिक न्यूरोपैथी। 25% पेशेंट्स में, 4 में से 1 पेशेंट में डायबिटिक न्यूरोपैथी भी साथ में होती है, और 30 से 40% डायबिटिक पेशेंट्स में फुट अल्सर्स में
नेक्स्ट 3 ईयर्स में बिकॉज़ रिपीटेड इन्फेक्शंस होते रहते हैं, नॉन हीलिंग अल्सर्स हो जाते हैं, तो कई बार इन्फेक्शंस इतने बढ़ जाते हैं कि एम्पुटेशन करनी पड़ती है। हमने कई बार देखा है कि रिस्क फैक्टर्स होते हैं, कभी टाइट फिटेड शूज़ होते हैं जिससे कंटिन्यूअस फ्रिक्शन होने की वजह से ब्लिस्टर्स बन जाते हैं और वो ब्लिस्टर्स इन्फेक्ट हो जाते हैं, अल्सर्स का रूप धारण कर लेते हैं, गंभीर नॉन हीलिंग अल्सर्स बन जाते हैं। सो हमें अर्ली डिटेक्शन इज़ द बेस्ट वे कि हम इसको मैनेज कर सकते हैं अपने शुगर को कंट्रोल रख के और डेली अपने पैरों का एग्ज़ामिनेशन करके।